हेलो माय फ्रेंड्स। तो राजीव क्लासेस ट्री सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम है, मस्ट वेलकम है। तो आज 10 का जो नेक्स्ट सेशन मैं बताने वाला हूँ वो आज थ्योरी सेक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसको आप ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए हम देखते हैं आज रैखिक समीकरणों की प्रकृति कैसे डिफाइन किया जाता है उसके कोफिशिएंटों के अनुपात में ज्ञात करके। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वह समीकरण जो ax by प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का लिखा जाता है उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का लिखा जाता है उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें x और y दो चर हैं और इसमें यह रेखा को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें घात अधिकतम कितना है, बोलिए तो 1 है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अच्छी तरह से परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वो समीकरण जो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का लिखा जाता है उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कोई समस्या स्टूडेंट को नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में मैंने पढ़ाया था a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने ये पढ़ाया था ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। इसके बारे में भी आपको मैं बता दिया हूँ। चलिए ठीक है। और मैं आपसे एक बात पूछूं कि x का गुणांक कितना है तो क्या बोलेगा a1 है, y का गुणांक क्या है तो बोलिए b1 है, c1 इक्वल टू क्या है 0। c1 क्या है अचर पद है। x का गुणांक दूसरे समीकरण में क्या है a2 है, y का गुणांक क्या है b2 है, ये क्या है अचर पद c2 इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट ये बात समझना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है कि a1 a2 ये सारा खेल जो बताने वाले हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पे आधारित है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा मजा आने वाला है आपको चैप्टर में, ठीक है। तो थ्योरी सेक्शन है, थ्योरी कंप्लीट कीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद चैप्टर में कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा a to z बना दीजिएगा। सबसे पहले मैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण लेते हैं। दूसरा रैखिक समीकरण a2x b2y प्लस में c2 इक्वल टू क्या हो गया बोलिए तो 0 एक ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। a1x तो चलिए देखिए वास्तव में क्या कर रहा है। मैं आपको बताया था कि रैखिक समीकरणों के प्रकार तीन तरह के होते हैं, या तो वो प्रतिच्छेदी हो सकती है, या तो वो समांतर मतलब हो सकती है, नहीं तो समपाती हो सकती है। इस तरह के मतलब चांसेस मतलब संभव हैं। तो इस तरह के चांसेस संभव हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए मैं इसके आधार पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रकृति कब ऐसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कब पैरेलल होगा, समानांतर होगा, कब कोलिनियर होगा, कब संपाती होगा। तो इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं कि ये क्या है बोलिए तो प्रतिच्छेदी है। कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा और कब क्या होगा संपाती होगा। ये बात हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात है प्रतिच्छेदी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जिसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। उसके लिए देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कि एक रेखा का समीकरण क्या है, ये है, दूसरी रेखा का समीकरण ये है। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उन्हें बोलते हैं कि उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, जब प्रतिच्छेदी रेखा की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए ऐसे रेखाओं में आप जब भी a1 बटा a2 पहली बार निकालिएगा, इसका a1 इसका a2 ले लीजिएगा, फिर देखिए b इसका b1 लीजिएगा, इसका क्या लीजिएगा b2 लीजिएगा, और इसका अनुपात जब आप निकालिएगा तो आप क्या पाइएगा, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक टॉप में फैक्ट पाइएगा। a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा किसके बोलिए तो b1 बटा b2 के। तो क्या करना है, बेसिकली a1 यहाँ पे लिख देना है, फिर बटा में a2 लिख देना है, फिर इसका y का गुणांक b1 लिख देना है, फिर b2 लिख देना है। ज्ञात करना है, देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो दोनों जब बराबर नहीं होगा, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, चाहे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ऐसी स्थिति में आप बोल रहे हैं कि रेखाएं कैसी होंगी बोलिए तो इसका नाम क्या है, ऑलरेडी आप जान चुके हैं, क्या होगी बोलिए तो प्रतिच्छेदी होगी। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी।
तो अगर आपसे मैंने पूछ दिया कि बोले कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो आप रेशियो में बोलेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, या ऐसे बोल सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे में स्थिति में पूछता है कि हलों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल बात है, हलों की संख्या कोई भी आदमी एक्सप्लेन कर सकता है। देखिए, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो कटान बिंदु आता है उनके हलों की संख्या आती है, ये बात याद रखिएगा। तो आप ये बताइए कि ये रेखाएं दोनों कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिए तो एक हो जाएगी। इसके हलों की संख्या एक को क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एकदम बिल्कुल आपने सही बोला, अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अ का मतलब होता है नहीं, द्वितीय का मतलब जिसके जैसा दूसरा नहीं हो उसे अद्वितीय बोलते हैं, मतलब एक बोलते हैं। तो अद्वितीय हल आपसे पूछे, अद्वितीय हल का क्या होता है रेशियो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। दोनों कंडीशन में यही है। चलिए एक और कंडीशन आपको बताता हूं। अब देखिए, दोनों रैखिक समीकरण है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या रैखिक समीकरण संगत है कि नहीं है। स्टूडेंट एक बात आराम से समझिए, संगत होने का मतलब होता है कि उनके हल होने चाहिए। तो बताइए क्या इनके हल है कि नहीं है। एक हल है चाहे अनेक हल है, उनको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो एक हल है तो बोल देंगे दोनों रैखिक समीकरण क्या है, बोलिए तो संगत है। संगत है तभी तो एक जगह मतलब वो संगति मन उनका हो रहा है, कम से कम एक बिंदु पर संगत हो रहे हैं। मतलब तो ये संगत कहने का मतलब ये होता है कि उनके हलों की संख्या है कि नहीं है। अगर हल है तो उन्हें क्या बोल देंगे, संगत है। एक हल हो अनेक हल हो तो उनको संगत बोल देंगे। तो फिर मैं आपसे अगर पूछूंगा कि बताइए संगत होने का क्या रेशियो होता है रैखिक समीकरण का, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर क्या समझ गए, देखिए यहाँ पर तीन बात आप समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन है, रेशियो है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पूछूंगा अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए चाहे कितने हल के लिए, बोलिए तो एक हल के लिए, दोनों एक ही बात है। अगर मैंने दोनों से पूछा तो फिर आप रेशियो में बोलेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर मैंने पूछा कि बोले कि रैखिक समीकरण को संगत होने का शर्त बताइए, तो संगत होने के शर्त में भी आप बोलिएगा यही a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है रेशियो, आप खुद बताइए। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में घर कर गई होगी। तो देखिए ये बात समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा के बाद में आते हैं समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस। देखिए स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस क्या होता है, वही रैखिक समीकरणों का अनुपात हमको लेना है। सिर्फ हमको अनुपात करके देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए अगर मैंने निकाला a1 बटा क्या निकाला a2 निकाला, सबसे पहले a1 बटा इसका a1 ले लेंगे, इसका a2, a1 बटा a2 निकालिए। फिर देखिए आप निकालेंगे फिर b1 बटा b2 निकालेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे c1 बटा c2 निकालेंगे। देखिए a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2, फिर c1 बटा c2 यहाँ पे निकालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा हो रहा हो, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको k मान लीजिए, इसको k मान लीजिए और ये p मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये उधर आ रहा है दो, लेकिन क्या आ रहा है बोलिए तो सेम आ रहा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए a1 बटा a2 तो बराबर है किसके, बोलिए तो b1 बटा b2 के, बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पे। अगर रैखिक समीकरणों का निकाय ऐसा मिले आपको कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे रेखाएं क्या है, बोलिए तो समानांतर है। स्टूडेंट याद करिए, सबसे पहले इसको समझिए अच्छी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, पूरा ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर थ्योरी क्लासेस है, मैं थ्योरी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि थ्योरी आपका ठीक हो जाए। जिस व्यक्ति का थ्योरी ठीक हो जाता है वो मतलब खुद मास्टर बन जाता है और खुद मतलब अपने आप से उसको क्वेश्चन बनाता है, उसको मास्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थ्योरी है तो खुद मास्टर है। तो चलिए ध्यान समझिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बोलिए तो समांतर रेखाएं होंगी। तो देखिए इनका ग्राफ कैसे होगा, समांतर रेखाओं का ग्राफ ऐसे होगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, पहले ये बताइए। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए इनकी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब रेखाएं काटती हैं तो वही उनका हल होता है। तो यहाँ पर रेखाएं काट ही नहीं रही है, समानांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो क्या वो संगत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वो क्या होगा स्टूडेंट, ये बताइए, वो तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो असंगत होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूंगा असंगत के लिए बताइए, तो असंगत के लिए रेशियो बताना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये ऐसे बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो असंगत के लिए हो जाएगा। और कोई हल नहीं होने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, ये बताइए। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समानांतर होंगी, तो कोई हल नहीं होगा, तो फिर वही रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो फिर से स्टूडेंट, मैं जाते समय एक इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन पूछूंगा और देखेंगे कितने लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा तब हर बात समझ में आएगा। चलिए, तो अब अच्छी तरह समझिए कि असंगत के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। असंगत मतलब समांतर, समांतर मतलब कोई हल नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है समपाती वाला, इस कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। समपाती रेखाएं, कोलिनियर लाइंस। देखिए स्टूडेंट, समपाती रेखाएं क्या होती है, तो सबसे पहले देखिए हम रेशियो पर थोड़ा विचार कर ले। a1/a2 आपको उसी तरह निकालना है, फिर b1/b2 आप सेम टू सेम उसी तरह बनाना है, फिर c1/c2 फिर उसी तरह बनाना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आप जब ऐसे कीजिएगा तो आपको एक चौंकाने वाली बात आएगी, तीनों संख्या बराबर आएगी। मैं यहाँ पर k ले लिया हूँ, अपने से मान लिया हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप बनाइएगा तो एक बराबर राशि आएगी, तीनों में बराबर राशि आएगी। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि तीनों राशियां k के बराबर एक दूसरे के बराबर है, तो ऐसे बोलेंगे, ऐसा कंडीशन होगा। तो याद रखिएगा, समपाती रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसा हो तो क्या होगी रेखाएं, क्या बोलिए, तो समपाती होंगी, चाहे कोलिनियर होंगी। ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इसका ग्राफ देखिए स्टूडेंट, एक लाइन बना दी है हम, अलग कलर से देख लीजिए। दूसरा लाइन भी हमको इसी पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए दो लाइन एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गई, समपाती, जैसे एक लाइन दूसरी लाइन पे अध्यारोपित हो गई इस तरह। तो आप समझ रहे हैं समपाती का मतलब क्या होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों कोफिशिएंट का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। समपाती हुआ तो प्रत्येक बिंदु पर, देखिए इस तरह अगर होता था तो एक बिंदु पर काटती थी तो एक हल होता था, समानांतर में न काटती थी कोई हल नहीं होता था। लेकिन स्टूडेंट इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक बिंदुओं पे काट रही है, तो इसकी इतने हल हो जाएंगे, इतने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। इनके हलों की संख्या क्या हो जाएगी बोलिए, तो अनंत, अनंत हल हो जाएगा। या बहुत किताबों वाले में ऐसे लिखा है अनेक हल हो जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटिव सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आता होगा। इन्फिनिटिव सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फिर रेशियो पूछेंगे, रैखिक इक्वेशन का रेशियो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो देखिए ये तो हो गया अनंत हल। फिर क्या बोली, इसको संगत है कि नहीं है। मैंने आपको बोला था या एक हल हो या अनेक हल हो, दोनों क्या होती हैं बोलिए, तो संगत होती हैं। तो संगत इस केस में भी होता है, केवल समांतर वाले केस में असंगत होता है, लेकिन ये भी संगत है। तो बोलेंगे संगत के लिए क्या, तो बोलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लेकिन संगत में एक और होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, उसमें भी तो एक हल होता है। तो संगत में उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक और बात स्टूडेंट, इसको आश्रित भी बोलते हैं। यहाँ पर एक रेखा है, दूसरी रेखा पर क्या है बोले, तो आश्रित है, एक दूसरे पर मतलब छाई हुई है। तो ऐसे बोल सकते हैं आश्रित के लिए भी क्या है कंडीशन, वही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बोलिए संगत आश्रित के लिए क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। केवल संगत के लिए पूछा जाएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर, कैसे बोला जाएगा। संगत आश्रित बोला जाए तो तीनों बराबर बोल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर संगत बोले, केवल संगत बोले तो दोनों बोलना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ रही होगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ब्रीफ समरी में आपको दे देता हूँ, तीनों का एक जगह रहेगा तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का पेयर हमको यहाँ पे दे रखा है। फिर देखिए अनुपात यहाँ पे लेते हैं हम
A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके बोलिए तो B1 बटा B2 के। मान लेते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो एक समरी बहुत जबरदस्त है। तो रेखाएं क्या होंगी पहले बोलिए तो लिख देंगे प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, चलिए ठीक है। और इनका ग्राफ अगर बोला जाए तो कैसा होगा, तो इनका ग्राफ ऐसे होगा। इनका रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसा होगा, ऐसे होगा। रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। हल क्या होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो ये बात समझ में आ रहा है, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर तीसरी बात ये रेखाएं संगत होगी कि असंगत होंगी, तो संगत होंगी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से एक बार में इतनी बात समझ में आना चाहिए कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो प्रतिच्छेदी का सीन कैसे होगा, तो ऐसे होगा। तो कितने बिंदु पर काट रही है, तो एक बिंदु पर काट रही है। तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। और रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा आपको यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। जब बराबर B1 बटा B2 आएगा तभी हम निकाल सकते हैं C1 बटा C2, और वो बराबर नहीं होता है इसमें C1 बटा C2। देखिए इसमें रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं क्या होंगी बोलिए तो समांतर होंगे। तो समांतर का सीन कैसे बनता है, ऐसे समांतर का चित्र बनता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। क्या रेखाएं काट रही है कहीं, बिल्कुल नहीं काट रही है स्टूडेंट। जब काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखिए स्टूडेंट केवल ग्राफ से आप बता सकते हैं कि हल होगा कि नहीं होगा। यहाँ एक बिंदु पर काट रही तो एक हल होगा, अद्वितीय माने एक हल होगा। अब यहाँ पर काट ही नहीं रही तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो आप खुद बताइए क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। कोई भी आदमी बता देगा कि क्या होगा बोलिए तो असंगत होगा। उम्मीद करते हैं बात अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ऐसे हो तो देखिए जब तीनों कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं संपाती। संपाती में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। मतलब प्रत्येक बिंदु पर काट रही है, कोई बिंदु छोड़ नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर काट रही है। तो एक बिंदु, एक रेखा का समीकरण का हल तो अनंत होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोनों रेखा एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए हलों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये संगत होगा क्या, संगत होगा। सबसे पहली बात है कि ये संगत होगा क्योंकि इसका अनंत हल तो हो रहा है भाई, अनंत हल है तो संगत है। और उसके बाद संगत के साथ साथ दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। संगत और क्या है बोलिए तो आश्रित है। स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, एक हल होगा, द्वितीय हल होगा, फिर क्या रेखाएं होंगी, संगत होंगी। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। रेखाएं समांतर होंगी, समांतर का चित्र ऐसे बनेगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। रेखाएं संपाती होंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, हलों की संख्या अनंत होगा और संगत होंगी क्योंकि एक भी हल हो, अनंत हल हो तो संगत होती है। और आश्रित होंगी, आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर छाई हुई है, अध्यारोपित है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आप घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आपको याद हो कि नहीं। ये अगर याद अच्छी तरह से कर लिए तो उम्मीद करते हैं कि आप मास्टर तो जरूर बन जाइएगा, एकदम इस चैप्टर का मास्टर। तो चलिए आगे कुछ दे देते हैं। चलिए आपको ये शर्त लिखना है, संगत के लिए शर्त क्या होना चाहिए, संगत के लिए लिख देना है। दूसरी बात है संपाती का शर्त लिखना है, आश्रित का, आश्रित होने का शर्त लिखना है। उसके बाद संगत आश्रित का शर्त क्या होगा। फिर ये 5 नंबर होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का एक शर्त लिख देना है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने का एक शर्त लिख देना है। फिर असंगत, असंगत होने का हल लिखना है। ठीक है, 7 है। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें आप बना सकते हैं चाहेंगे तो। देखिए आप बनाइएगा घर पे, और देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वीडियो पॉज करके बनाइएगा और फिर यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, संगत होने के लिए क्या होगा, देखिए A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ये संगत होने के लिए है। ठीक है, फिर दूसरी बात में भी संगत हो सकता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2
बराबर C1/C2। ऐसी स्थिति में भी वो क्या हो सकता है बोलिए तो संगत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एक हल हो चाहे अनेक हल हो, क्या होता है बोलिए दोनों स्थिति में संगत होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। संपाति के लिए क्या होगा बताइए, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। उम्मीद करते हैं कि आप ये लिख चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आश्रित के लिए सिर्फ आश्रित के लिए एक ही सर है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। एक ही सत्र है आश्रित के लिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संगत आश्रित फिर वही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आश्रित के लिए कोई हल नहीं। चलिए स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिवीजन करके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल, एक हल के लिए फर्स्ट A1/A2 बराबर नहीं है क्या बोलिए तो B1/B2। फिर बोलिए असंगत के लिए जिसका कोई हल नहीं हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगी। अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर बोल देते हैं हम कि समांतर के लिए, समांतर माने कोई हल नहीं, तो फिर ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सारी बातों को आप अच्छी तरह से क्या हो रहा है बोलिए तो समझ पा रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ जाइएगा तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा उम्मीद के साथ बोलते हैं। तो याद कीजिए, इसके बाद याद करने के बाद मैं अगला चैप्टर जो है उसको चालू करने वाला हूं और मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। ओके।